नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। दिल्ली में इस समय हंगामा मचा हुआ है जंतर मंतर पर। जिस तरीके से सोनम वांगचुक और कई छात्र वहां पर आमरण अनशन पर बैठे हैं, उसको लेकर जो सरकार की बेरुखी है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और इधर दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को सख्त निर्देश दिया है। क्या कुछ कहा है, क्या सवाल पूछे गए हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इधर कांग्रेस पार्टी वहां पर इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक चल रही है दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर। चूंकि 20 तारीख से 20 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, किन मुद्दों पर वहां चर्चा होनी है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत के लिए। और तमाम मुद्दों पर घिरी हुई सरकार आखिर ज़रूरी मुद्दों पर चुप क्यों है, खामोश है। जो जवाब भी आ रहे हैं वो जवाब इस तरीके के आ रहे हैं कि वो विपक्ष को ही घेरने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी मुद्दों से कैसे लोगों को भ्रमित करने और ज़रूरी मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, उन पर भी बात करेंगे कि सरकार एक के बाद एक नए शिगुफे छोड़ रही है। जो पुराने मुद्दे थे उन मुद्दों को कैसे फिर से उछाल रही है। लेकिन जो बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि आखिर सोनम वांगचुक हों या फिर वहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए दूसरे छात्र हों, आइसा की अध्यक्ष नेहा हो, इन लोगों को भूख हड़ताल करते हुए 19 दिन हो गए हैं। क्या सरकार की यही जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों को मर जाने के लिए छोड़ दे, इनकी जान चली जाए और सरकार उसकी परवाह न करे? ये किस सरकार का ये लक्षण है? ये किस सरकार की अपनी जिम्मेदारी है? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है? इस पर बहुत सारे सवाल ही नहीं उठ रहे हैं। पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित भी है कि आखिर सरकार खामोश कैसे रह सकती है। बहरहाल पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर। सरकार से क्या सवाल पूछे गए हैं और सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं? हाँ समीर जी, आज जो है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से जुड़ी हुई एक पीआई जो थी उस पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया शामिल थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से वर्चुअल तरीके से पेश हुए। सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि मिस्टर मेहता, क्या उनकी सेहत पर नज़र रखने के लिए कोई सिस्टम है? तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक का रोज़ाना मेडिकल चेकअप होता है और उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी रेगुलर तौर पर शेयर की जाती है। इसके बाद बेंच ने निर्देश दिया कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा वांगचुक की सेहत की निगरानी जारी रहनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकारी डॉक्टर रेगुलर तौर पर उनकी जांच करें। अगर डॉक्टरों को लगता है कि किसी मेडिकल मदद की ज़रूरत है तो उचित कदम उठाए जाने चाहिए। हर जिंदगी कीमती है। और कोर्ट की चिंता का जब जवाब दिया तुषार मेहता ने, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर आप चाहें तो कोई व्यक्ति फिर से जाकर मेडिकल चेकअप कर सकता है। तो आदेश लिखाते समय चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया के डिवीजन बेंच ने ये नोट किया कि याचिका में आरोप लगाया गया था कि लंबे समय तक उपवास के कारण वांगचुक की सेहत बिगड़ गई है और तुषार मेहता के इस आश्वासन को अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि सरकारी डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा वांगचुक की सेहत की रोज़ाना निगरानी की जाएगी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि डॉक्टरों की राय के आधार पर ज़रूरत पड़ने पर कोई भी विशेष मेडिकल मदद दी जाएगी। और कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की ज़िंदगी कीमती है और सरकार को इसकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अब समीर जी, ये जो आदेश दिया हाई कोर्ट ने, उस आदेश पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ने ये माना है कि सरकार को जानकारी है कि सोनम वांगचुक अनशन पर हैं, आमरण अनशन पर हैं, उनको 18 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 19वां दिन है। ये सरकार ने माना है, चूंकि तुषार मेहता जो हैं वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से उपस्थित हुए। अब समीर जी, मोदी जी ये कहकर नहीं बच सकते कि वो अखबार नहीं देखते और टीवी नहीं देखते और सोशल मीडिया नहीं देखते, उनको जानकारी नहीं होती है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। पार्लियामेंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो जंतर मंतर है और जो धरना स्थल है आधिकारिक तौर पर, वहाँ क्या चल रहा है प्रधानमंत्री को या सरकार को उसकी जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री अब इससे मुकर नहीं सकते हैं, चूंकि सरकार के वकील ने खड़े होकर कहा है कि वहाँ सोनम वांगचुक का अनशन 18 दिन से चल रहा है, आज 19वां दिन है और डॉक्टर जांच करते हैं, ये भी कहा है। तो जो सेहत लगातार बिगड़ रही है, ये भी 19 दिन से कोई बैठा रहेगा तो अब आप इसका मतलब सरकार स्वीकार कर चुकी है कि 19 दिन से बिगड़ रही है। अब समीर जी, कल को अगर कोई अनहोनी होती है,
हाई कोर्ट कह चुका है कि हर नागरिक की जान कीमती है। तो सरकार सोनम वांगचुक की और नेहा की और जो बाकी अनशनकारी बैठे हैं उनकी जान बचाने के लिए क्या कर रही है, ये सवाल अब साफ तौर पर खड़ा हो जाता है। अब चूंकि इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप हो चुका है समीर जी, तो इसलिए अब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कल को कोई दुर्घटना, कुछ ऊंच नीच, कुछ जनहानि होती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी, ऐसा समझा जा सकता है। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि आखिर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किया वैसे भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब ये ऑन रिकॉर्ड है और ऑन रिकॉर्ड ये सीधे सीधे कोर्ट के सामने है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई और वहां बताया गया कि सोनम वांगचुक की हालत कैसी है, क्या कुछ हो रहा है, कितने दिन से वो अनशन पर है, शरीर की स्थितियां क्या है। कल देर रात सोनम वांगचुक का भी उन्होंने एक अपील जारी की थी, वो भी हम लोग सुनवाएंगे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि मेरा शरीर काफ़ी उसको नुकसान पहुंच रहा है और मैं कमज़ोरी है, परेशानी है, ये सारी चीज़ें भी है, लेकिन मैं शरीर भले कमज़ोर हो रहा है, ना तो मैं मानसिक रूप से अभी कमज़ोर हूँ और ना ही अब ये दिल से कमज़ोर हूँ। ये इस तरह की उन्होंने अपील जारी की थी। और 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को जिस दिन संसद का सत्र शुरू हो रहा है उस दिन चलो संसद मार्च का आह्वान भी किया गया है। बावजूद इसके ये सरकार की तरफ से अभी तक किसी का ना जाना, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अमलेंदु जी, इस फैसले में या जो आदेश है दिल्ली हाई कोर्ट का, मुझे लगता है कि इसमें शायद कोर्ट की ओर से ये जानने की या इसके बारे में कोई उनकी क्वेरी रही हो, ये कोशिश वहाँ नहीं की गई, जबकि ये सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही है। समीर जी, अगर इसको देखा जाए तो अदालत का जो आदेश आया है वो आदेश को आप कह सकते हैं कि चूचू का मुरब्बा, आप ये कह सकते हैं। चूचू का मुरब्बा मतलब कुछ है ही नहीं आदेश में। अरे सरकार बता रही है कि वो निगरानी कर रही है। गए आपके पास क्यों थे याचिकाकर्ता? इसलिए गए थे कि भाई अनशन तुड़वाइए, सरकार अनशन तुड़वाए, नहीं तो उनकी जान चली जाएगी। सरकार कह रही है कि हम निगरानी कर रहे हैं, आपने कह दिया आप निगरानी करते रहिए। अरे भाई, निगरानी तो कर ही रहे हैं, बिना निगरानी के आप किसी को कैसे वहां कर देंगे, क्योंकि आत्महत्या का केस चल जाएगा, आत्महत्या का केस चल जाएगा, आप निगरानी नहीं होगी तो ये तो होगी। तो इसमें क्या आदेश जो है वो हाई कोर्ट ने दे दिया, अपना भी समय बर्बाद किया, देश का भी समय बर्बाद किया और सरकार के वकील का भी समय बर्बाद किया। बिल्कुल। आपकी तरफ से कोई आदेश आता है कि सरकार जाकर बात करे कि क्या समस्या है, सुना जाए, हल हो या ना हो, कोई जाकर बात तो करे। तो लोग तो गए इसलिए थे, आपने बता दिया डॉक्टर चेकअप कर, तो डॉक्टर तो चेकअप कर ही रहे हैं भाई, रोज बुलेटिन जारी हो रहा है, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं, आ रहे हैं और डॉक्टर भी बयान वहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आज 19वां दिन है भूख हड़ताल पर बैठे हुए और अब उसमें धरना जो प्रदर्शन तो पिछले कई दिनों से चल रहा है, 26-27 दिन हो गए, लेकिन उनके भूख हड़ताल पर बैठे हुए आज 19 दिन हो रहे हैं। अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा वहां गया नहीं और सबसे ज्यादा वहां जो निशाने पर हैं, जंतर मंतर पर तमाम और संगठन के लोग भी वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। आइसा के 5 छात्र भी वहां धरने पर बैठे हैं, आइसा की अध्यक्ष नेहा भी वहां धरने पर बैठी, आमरण अनशन पर बैठी हुई है। इन सब के बावजूद सरकार वहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से इस मुद्दे को कि ये इन लोगों की जान जाए या रहे, ये बचें या जिंदा रहें या फिर न रहें, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई परवाह नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हीं पर सवाल उठ रहा है, उनके इस्तीफे की ही मांग हो रही है। कहा जा रहा है, भी कल भी नेहा से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर किसी की जान जाए ना जाए, अगर हम बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर तो अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, जब तक वो मांग पूरी नहीं होती है हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। मांग उनकी सबसे ज़्यादा ये है, महत्वपूर्ण मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान कहाँ हैं? अब सरकार स्वीकार भले कर रही है अमलेंदु जी कोर्ट में, वहाँ के सॉलिसिटर जनरल कह रहे हो, लेकिन लगता नहीं कि सरकार को इन सब की कोई जानकारी है। धर्मेंद्र प्रधान आज जिस तरीके से पुरी में, जगन्नाथपुरी में वहाँ रथ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उससे कहीं से नहीं लगता कि उनको यहाँ पर चाहे वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा हो, हज़ारों की संख्या में रोज़ देश के तमाम जगहों पर, तमाम शहरों में जो NSUI या फिर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन हो रहे हो, लगता है कि उनको कोई जानकारी इन सब चीज़ों की नहीं है। कहा क्या उन्होंने जब वो रथ यात्रा में शामिल हुए हैं, वो बयान भी सुन लिया जाए और उससे ये साफ पता लग रहा है आपकी भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था तो है,
लेकिन आपने जिस संविधान की शपथ ली है, जिनके कल्याण के लिए, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या उनके प्रति भी कोई जवाबदेही है या नहीं है? तो धर्मेंद्र प्रधान को सुनते हैं, कहा क्या है उन्होंने। सनातन परंपरा की अनन्य महोत्सव महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की, महाप्रभु श्री बलभद्र जी की, माता सुभद्रा जी की आज पवित्र रथ यात्रा है। आज ही के दिन थोड़ी ही देर में महाप्रभु मंदिर से निकल के पहंडी करते हुए रथारूढ़ होंगे, रथ में चढ़ेंगे, फिर मौसी के घर जाएंगे, शाम तक घर में पहुंचेंगे। ये सौभाग्य महाप्रभु ने खुद तय किया है नागरिकों को, जनता को देने के, दर्शन देने के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, महाप्रभु की दर्शन का आज परम सौभाग्य मिलेगा। हम लोग अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं, पूज्य शंकराचार्य जी का दर्शन भी करेंगे। मैं खुद को जब भी पुरी आता हूँ, श्री क्षेत्र में आता हूँ, खुद को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ महाप्रभु के दर्शन के लिए। मैं आज इस पवित्र अवसर पे महाप्रभु को प्रार्थना करूँगा, हमारी राज्य उड़ीसा, हमारी देश भारत, हमारी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और आशीर्वाद करे, देशवासियों के ऊपर आशीर्वाद करे, देश हमारी और प्रगति करे, देश विश्व की मार्गदर्शक बने। तो देशवासियों में अब सोनम वांगचुक, नेहा, तमाम छात्र, लाखों छात्र जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नीट से प्रभावित हैं, अब वो आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन लोकतंत्र में संसद को भी मंदिर समझा जाता है। आप संविधान की शपथ लेते हैं, उनके प्रति आपकी क्या जवाबदेही है? अब ये धर्मेंद्र प्रधान के ये इन बयानों से साफ समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि सौभाग्यशाली हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, बिल्कुल लगता है सौभाग्यशाली हैं। ऐसा सौभाग्य उन 21 बच्चों का भी होता है जिन्होंने अपनी जान दे दी नीट परीक्षा में लीक पेपर की वजह से। ऐसा सौभाग्य हम लोगों का भी हो समीर जी, हमारे दर्शकों का भी हो, इस देश के सब तमाम लोगों का हो ऐसा सौभाग्यशाली जीवन जो है जैसा धर्मेंद्र प्रधान जी का है। और आप देवतुल्य जनता के समान, कि मोदी जी की देवतुल्य जनता जो है, तो ठीक है, देवतुल्य है जनता, देवतुल्य है तो अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक भी देवतुल्य होंगे ही होंगे। नेहा भी जो है जनता में आ रहे होंगे, हाँ, और नेहा भी देवतुल्य होंगी ही होंगी। तो ये देवतुल्य जो अनशन पर बैठे हैं, इनकी बात सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं है भाई धर्मेंद्र प्रधान जी? आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मत दीजिए इस्तीफा, जैसा कि चिट्ठी लिखी शशि थरूर ने और कहा कि भाई आप जाकर इनसे बात कर लीजिए, तो आप बात करने को भी तैयार नहीं हैं। तो आपको तो सौभाग्य मिल रहा है, आप सौभाग्यशाली हैं मंदिरों का दर्शन करने का, लेकिन वो उस जनता का क्या दोष है जिसके पेपर लीक हो गए? उन छात्रों का क्या दोष है? यही दोष है कि उनके माता पिता ने आपको वोट दे दिया था, आपकी पार्टी को, यही वोट है। अगर इसकी सजा आप दे रहे हैं तो खुलकर कहिए कि हमको वोट दिया कि सब सजा भुगतो। बिल्कुल, इस संवेदनहीनता की हर जगह चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन सरकार को इन आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर फर्क पड़ रहा होता तो 19 दिन से भूख हड़ताल पर यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आखिर सरकार उनकी सुध तो लेती। लेकिन लोग अपील कर रहे हैं सोनम वांगचुक से कि वो अपनी जो ये भूख हड़ताल है उसको वापस ले ले, संघर्ष जारी रखें सरकार की नीतियों के खिलाफ, या ये जो मुद्दा है पेपर लीक का मुद्दा हो, शिक्षा व्यवस्था में जो धांधली की खबरें हैं, इनको लेकर इस पर वो अपना आंदोलन जारी रखें, लेकिन भूख हड़ताल न करें, अपने जीवन को संकट में न डालें। इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या कहा एक बार उनको भी सुनते हैं। तमाम दूसरे नेताओं की भी अपील आ रही है लगातार। कल भी हम लोगों ने दिखाया था किस तरह से अखिलेश यादव हों चाहे उद्धव ठाकरे हों, बहुत सारे नेता उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अपना अनशन तोड़ दें और आंदोलन अपना जारी रखें। तो सुन लेते हैं पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कह रहे हैं। श्री सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। नित्य प्रति उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। डॉक्टर्स अपने रूटीन चेकिंग में उनकी अस्वस्थता का प्रतिदिन लेखा जोखा भी सरकार के संज्ञान में डाल रहे हैं। लेकिन सरकार है कि कान में तेल डाल करके बैठी हुई है और सोनम वांगचुक की बिगड़ी परिस्थितियों में भी उनका हाल चाल लेना भी
वो बेहतर नहीं समझती है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं महान वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, जो राष्ट्र की धरोहर हैं, सोनम वांगचुक जी से मेरा निवेदन है कि आप देश हित में, राष्ट्र हित में, छात्र छात्राओं के हित में अपना अनशन तोड़ दें, क्योंकि भाजपा सरकार इतनी संवेदनहीन है कि वह आपके मृत्यु पर भी आंसू तक नहीं बहाएगी। आपकी बात मानना तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि तो क्या भाजपा सरकार कितनी संवेदनहीन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भाजपा सरकार में मंत्री रहे तो अब इनसे बेहतर कौन जानता होगा अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के अनशन पर अंग्रेज हुकूमत भी बातचीत के लिए मजबूर हो जाती थी, लेकिन आज लोकतंत्र का दावा करने वाली सत्ता देश के एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता की बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन समीर जी, सवाल उन लोगों पर भी है जिन्होंने सोनम वांगचुक को और नेहा और बाकी 25 बच्चों को इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब उनकी जान पर बन आई है। आखिर कौन लोग हैं जो इसके पीछे अपने राजनीतिक स्वार्थ भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि समीर जी, आमरण अनशन का फैसला जो है वो सीधे एकदम नहीं लिया जाता है, चरणबद्ध कार्यक्रम होते हैं। महात्मा गांधी भी ऐसा नहीं था कि सीधे एकदम तो अनशन पर बैठ जाते थे, और कोई अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन पर नहीं बैठते थे। महात्मा गांधी आत्मशुद्धि के लिए बैठते थे, अपने ही लोगों के को ठीक करने के लिए बैठते थे कि आपने अहिंसा का मार्ग छोड़ा है। लेकिन अब यहाँ जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है तो महात्मा गांधी के उसको भी सब तोड़ा मरोड़ा गया है। लेकिन सवाल ये है कि पहले दिन आप धरने पे आते हैं, 5 बजे तक का धरना होता है, 3 बजे आप उठकर चले जाते हैं, और वहीं से तुरंत घोषणा हो जाती है कि अगले शनिवार से आमरण अनशन पर सोनम वांगचुक बैठ जाएंगे, और विदेश चले जाते हैं, विदेश से आके सीधे आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। भाई, बीच में आपने 1 हफ्ते क्या किया कांग्रेस जनता पार्टी ने? आपके जो 2.5 करोड़ फॉलोअर एक दिन हो गए थे, क्या उन 2.5 करोड़ फॉलोअर्स के पास आप पहुंचे? आपने उनसे अपील की कि आपको इसके लिए कुछ तैयारी करनी है? आपने देश भर के अंदर कुछ काम किया? नहीं किया। सीधे ले जाकर आपने सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठा दिया। इसके पीछे कौन ताकतें नहीं, फिलहाल हम इस पर बात करना नहीं चाहते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें समीजी हो सकती हैं। जिस तरीके से खुद सोनम वांगचुक का बयान आया और अभिजीत दीपके का बयान आया, जिस तरीके ट्वीट आए, उसको लेकर बहुत सारे सवाल फिर उठ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस समय चूंकि परिस्थितियां गंभीर हैं, उनकी जान पर बनी हुई है, इसलिए वो उस बात नहीं करते। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के लीगल सेल के चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने इशारों में बहुत गंभीर सवाल भी उठाए। बिल्कुल, देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। वो लिख रहे हैं कि सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत अब मानवीय चिंता का एक गंभीर विषय है। सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्थक बातचीत शुरू करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को अनिश्चितकालीन उपवास के लिए उकसाकर मानवीय जीवन से ज्यादा राजनीतिक दिखावे को प्राथमिकता दी, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। मकसद तर्क और बातचीत से मजबूत होते हैं, न कि लोगों को चरम स्थिति तक धकेलने से। अब ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं अमलेंदु जी, जो आप अभी बात कह रहे हैं कि आखिर किन लोगों ने उनको इस तरीके से उकसाया कि वो सीधे आमरण अनशन पर बैठे। और वो जान रहे हैं, जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, कल अखिलेश यादव भी वही कह रहे थे, और उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि आप किस संवेदनहीन सरकार के सामने आप ये इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। सवाल तो ये है, पहले भी अनशन कर चुके हैं। अच्छा, पहले भी अनशन कर चुके हैं, और सोनम वांगचुक तो बहुत नजदीकी रहे हैं भाजपा के, तो जानते हैं इन लोगों की कथनी करनी, और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन कर चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान की। बड़ा उनको थैंक यू बोल चुके हैं, और बताया कि जो इनोवेशन सोनम वांगचुक ने किया वही नई शिक्षा नीति में किए जा रहे हैं इनोवेशन। ये सारी बातें होती हैं। और फिर आप समझ चुके थे जब आप बैठे अनशन पे, और जिस तरीके से फिर आपने ही एक वीडियो जारी किया, साहब हमको भी था तो क्या चीनी एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट, जाने क्या क्या सब विदेशी एजेंट कहा गया। तो आप सब जानते हैं इन लोगों की हरकतें क्या है। तो फिर जब तक आप उनके समर्थन में रहेंगे तो आप बहुत बढ़िया है, और जैसे ही आप आए तो आप सीधे पाकिस्तानी, आतंकवादी और देश विरोधी सब कुछ हो जाएंगे। तो आप जब ये बात जानते थे, इसके लिए चरणबद्ध तरीके जो एक आंदोलन के होते हैं वो क्यों नहीं अपनाए गए?
तो इसको लेकर समीर जी बहुत सारे सवाल, लेकिन फिर भी जो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उनकी बिगड़ती सेहत जो है ये मानवीय चिंता का एक गंभीर विषय है। समीर जी, हम लोगों के एक दर्शक हैं मुकेश हॉट करके उनका हैंडल है, वो एक बड़ा ठीक टिप्पणी आप कह सकते हैं उसको कर रहे हैं, अभी मैंने देखा उनकी टिप्पणी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वो हरियाणा में जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करते हैं, सोनम वांगचुक को जमानत मिल जाती है तो अनशन पर बैठकर राहुल गांधी के खिलाफ भाषण देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो हाँ, ये बात सही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। जो सोनम वांगचुक ने कहा कि भाई अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उनके यहाँ आना चाहिए। सवाल ये है कि आप अगर ये अनशन कर रहे हैं, वो आंदोलन जिस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, कांग्रेस पहले से ही उसको उठा रही। नीट पेपर जब हुआ, आप उस आंदोलन में क्यों नहीं गए? और दूसरी बात यह कि आप किसी राजनीतिक दल से ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो आप अनशन में आए, आपका अनशन तोड़वाएं? ये उम्मीद तो सरकार से, सारी मांग तो सरकार से है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राहुल गांधी तो मांगेंगे नहीं, न ही राहुल गांधी दिलवा सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं है कि अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते। राहुल गांधी तो खुद ही इस्तीफा मांग रहे हैं और इस्तीफे को लेकर उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि क्या कुछ कर रहे हैं कि इस्तीफा अगर नहीं देते हैं धर्मेंद्र प्रधान तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी कदम उठाएगी। एक बड़ा ऐलान किया है उन्होंने, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात तो यही है कि राहुल गांधी और उनके तमाम कार्यकर्ता वो तो खुद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और आपकी भी जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी हुई नहीं थी उससे पहले से वो लाठियां खा रहे हैं। जी हाँ, आपकी जो कॉकरोच जनता पार्टी बनने से पहले उनके 50 जगह धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पे हो चुके। कल ही जारी, अभी तक जारी। कल ही समीर जी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, 2.5 लाख से ज्यादा उसमें छात्र मौजूद थे। तो आपके यहाँ तो 250 भी इकट्ठा नहीं हुए, तो आपके यहाँ आ जाए। अच्छा, फिर 370 जो समाप्त की गई तो इन्हीं सोनम वांगचुक साहब ने 370 समाप्त करने का समर्थन किया। इनके समर्थन में जो आज पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने समर्थन किया। तो भाई क्यों राहुल गांधी आकर जो है 370 समाप्त करने वाले का समर्थन करने के लिए आ जाएं? क्यों आ जाएं? जबकि राहुल गांधी की मांग है कि स्टेट बहाल किया जाना चाहिए। सीधा सा सवाल है कि अगर मुद्दा आपको ये गंभीर मुद्दा लग रहा था, लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ था, युवाओं का, देश के भविष्य से था, तो फिर जब आंदोलन पहले से चल रहा था आप उसमें अपना समर्थन दिए होते। ये सवाल कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है। कल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उनसे बातचीत हुई थी, वो खुद यही कह रहे हैं कि हम तो आंदोलन कर ही रहे थे, आपको उसमें आना चाहिए। नहीं आ पाए, हमने नहीं आपसे कहा, लेकिन आप उसमें क्यों चाह रहे हैं कि आपके इस अभियान में कोई और साथ में आए? अगर आप कर रहे हैं तो आप करिए। अच्छा, इससे पहले तमाम बयान आ चुके हैं आपके तमाम आयोजकों के कि पूरा नॉन पॉलिटिकल है। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को मंच पर नहीं चढ़ने देंगे। भाई राजनीतिक व्यक्ति को मंच पर नहीं चढ़ने देंगे। संजय सिंह वहां क्या करने गए थे अगर राजनीतिक व्यक्ति नहीं चढ़े? आतिशी, अभी चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी। अच्छा, चंद्रशेखर के यहाँ तो आप पहुंच रहे दरवाजे पे अभिजीत दीप के, तो भाई आप राहुल गांधी के दरवाजे पे भी जा सकते थे। राहुल गांधी का भी घर वहां से कोई दूर तो नहीं है, जितना दूर चंद्रशेखर का होगा राहुल गांधी का भी होगा। तो यानी आप इसके पीछे क्या खेल कर रहे हैं? तो ये खेल भी समझिए सब सामने आ रहे हैं। लेकिन चूंकि एक जान पे इसमें बन आई है, खासतौर से सोनम वांगचुक को। इस समय मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो इनकी जान पर जो खतरा है, यानी इनके जीवन पर जो खतरा है, उससे लोग चिंतित हैं। और इसलिए भी चिंतित हैं कि इस सरकार से अगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएगी मनाने के लिए, तो वो उम्मीद छोड़ दें। इसलिए मांग हो रही है कि आप, अपील की जा रही है कि आप अपना ये अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार की एक बात और जोड़ दें कि आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद और पक्का हो गया कि सरकार बात करने नहीं आएगी। डॉक्टर आएगा मेडिकल चेकअप करने के लिए और कई दिन में 2 बार आ जाएगा, दवा दे देगा आपको। ये देगा, या तो फिर वो इंजेक्शन से फिर आपको खाने पीने की चीजें देने लगेंगे, इंजेक्शन से आपको दिए जाने लगेंगे, जीवित रहे। अच्छा, अभी किसान नेता डल्लेवाल है, उनका 100 दिन से ज्यादा का अनशन हुआ। अच्छा, यही आम आदमी पार्टी जो के मुखिया जो आज आ रहे हैं यहाँ अनशन पे समर्थन देने के लिए, समीर जी आपको याद है कि वहाँ किसानों का आंदोलन किस तरीके से हटवाया गया? बिल्कुल, सिंघू बाजार पे, बिल्कुल, है ना? मतलब बातचीत करने के लिए बुलाया किसान नेताओं को और पीछे से बुलडोजर चलवा दिया धरना स्थल पर। जब सारे लोग बातचीत के लिए गए हैं तो लोगों को भगा दिया वहां से। तो ये आपकी सरकार है जो आप समर्थन देने के लिए आए हैं।
तो भाई तो कुछ तो थोड़ी नैतिकता रखिए ना, ये सवाल समीर जी उठते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो अपील की जा रही है वो हम देखते हैं आदित्य ठाकरे ने भी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी अपील की है और सोनम वांगचुक से कि आप जिस उम्मीद में आप बैठे हुए हैं वो पूरी नहीं होने वाली है, ये सरकार नहीं सुनने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो सरकार में रह चुके हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि बहुत संवेदनहीन सरकार है। और क्या लिख रहे हैं आदित्य ठाकरे कि सोनम वांगचुक और जिस मकसद के लिए वे उपवास कर रहे हैं उसके प्रति बीजेपी सरकार का इतना असंवेदनशील रवैया बस एक ही बात साबित करता है, बीजेपी को उस युवा भारत की कोई परवाह नहीं है जिसके लिए वे उपवास कर रहे हैं। उनकी मांग सीधी सी है, अयोग्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय की जाए, पेपर लीक के लिए उन्हें बर्खास्त किया जाए। दुनिया के किसी भी देश में केंद्रीय मंत्री के तौर पर इतनी बुरी तरह से अयोग्य लोग नहीं होंगे, खासकर मेडिकल कॉलेज में दाखिले की परीक्षाओं में पेपर लीक होने के बाद। एक बात बिल्कुल साफ है, हम सभी को इस बेहद असंवेदनशील और भ्रष्ट बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, इथेनॉल हो या मंदिर, बीजेपी सिर्फ हमें बांटना और खुद राज करना चाहती है। और ये जिन तीनों पॉइंट्स को आदित्य ठाकरे उठा रहे हैं अमलेंदु जी, वो सारी चीजें साफ दिखाई पड़ रही हैं कि क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि देश के अंदर चल क्या रहा है और सरकार क्या करना चाहती है, मोदी जी क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से अयोग्य लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए जो आदित्य ठाकरे सवाल कर रहे हैं समीर जी, ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है। अगर नीट का पेपर लीक हो जाता है, इसका मतलब कि उससे अयोग्य जो हैं वो लोग डॉक्टर की परीक्षा पास करके वहाँ पहुँच जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। वो कितने लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करेंगे डॉक्टर बनने के बाद। सिर्फ पेपर लीक का मसला नहीं है, भविष्य की भी बात हो रही है। देश का भविष्य खतरे में है और देश का भविष्य के साथ साथ जाने कितने नागरिकों की जान खतरे में है। तो ये सरकार जो है, ये पेपर लीक सरकार जो है, ये किस तरीके से लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, ये एक तरीके से कहा जाए आदित्य ठाकरे कहते हुए समझ में आती है। बिल्कुल। और इधर राज ठाकरे ने भी, जो मनसे के नेता हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो अपना अनशन तोड़े। वो लिख रहे हैं कि उनकी भूख हड़ताल का 19वां दिन है। उनकी सेहत के बारे में आ रही खबरें और टीवी पर दिख रही तस्वीरें वाकई चिंताजनक हैं। ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने सोनम वांगचुक की बलि देने का फैसला कर लिया है और इसके साथ ही इस देश में विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश को भी खत्म करने का मन बना लिया है। आखिर जब ये सरकार भगवान राम का खजाना लुटते हुए भी चुपचाप तमाशबीन बनी रह सकती है, तो नागरिकों के विरोध का क्या असर हो सकता है। अब ये बात है और ये सारी चीज़ें हाल फिलहाल महीने भर के घटनाक्रम है जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। आगे भी लिख रहे हैं वो कि जो संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए बनी थीं उन्हें अपने काबू में कर लिया गया है और चुनाव में खास एजेंडे के हिसाब से हेरफेर की जा रही है। इस पर बेहिसाब पैसा खर्च किया जा रहा है, फिर भी मुख्यधारा का मीडिया इन फंड के स्रोत पर सवाल उठाने में नाकाम रहता है। इसके बजाय वे अपने अदृश्य आकाओं के इशारे पर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के भीतर असहमति रखने वालों दोनों को ही बदनाम करने में लगे रहते हैं। और मीडिया में जो लोग आवाज़ उठाते हैं वे हमेशा बदले की कार्रवाई के डर के साए में काम करते हैं। नतीजतन सरकार के लिए किसी नेक मकसद के लिए किए जा रहे विरोध को कुचलना और प्रदर्शनकारी को शारीरिक तकलीफ पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। काफ़ी लंबा उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन 2-3 बातें उनका बहुत लंबा है समीर जी, तो अगर पूरा हम पढ़ेंगे तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं और जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि पहले बीजेपी के समर्थक थे, वो भी लिख रहे हैं कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी सोनम वांगचुक का बहुत सम्मान करती थी। बीजेपी किसी व्यक्ति को तभी तक अहमियत देती है जब तक वह उनके काम का हो। 2000 राज ठाकरे भी इसके भुक्तभोगी हैं। 2018 में वांगचुक को री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, जहां गैर पारंपरिक ऊर्जा पर उनके विचारों को सुनकर पार्टी ने उनकी तारीफ की थी। जाहिर है क्योंकि पार्टी गैर पारंपरिक ऊर्जा के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहती थी। बाद में जब लद्दाख को एक अलग क्षेत्र घोषित किया गया तो वांगचुक ने शुरू में बीजेपी के इस कदम की सराहना की थी। हालांकि उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनके इरादे नेक नहीं थे। वांगचुक ने लद्दाख के लिए अलग राज्य का दर्जा, इस क्षेत्र के लिए 2 लोकसभा सीटों और स्थानीय लोगों के ज़मीन के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने इसके लिए भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए, फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आगे जो अब वो कह रहे हैं समीर जी, वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं। नीट परीक्षा का विवाद कोई मामूली बात नहीं है। गढ़वालियों ने लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। इसके अलावा यह कोई अकेली घटना नहीं है, अतीत में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। सोनम वांगचुक की मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। असल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इस मुद्दे पर ऐसी मांगें उठाई थी। जब तक कोई राजनीतिक मकसद या चुनावी हितों पर ना हो, यह सरकार किसी भी विरोध प्रदर्शन को गंभीरता से नहीं लेती। वे प्रदर्शनकारियों को देश विरोधी करार देंगे और कथित साजिशों को लेकर शक के बीज बोएंगे। आखिरकार उनका पूरा सत्ता ढांचा ऐसी गुप्त मुहिमों और उनके पास मौजूदा तंत्र पर ही टुका है। ये जो है राज ठाकरे ने समीर जी बहुत गंभीर टिप्पणियां इसमें की हैं। कुछ टिप्पणियां हमने उसमें से पढ़ के सुनाई हैं। बहुत लंबा उनका ट्वीट है, उसमें से लगभग 2000 शब्द का उनका ट्वीट है समीर जी। बिल्कुल, तो ये चीजें कि सरकार किस तरीके से आप जब पहले आप अगर सरकार के साथ में हैं तो आप उनका समर्थन करिए, आप उनके, लेकिन जैसे ही आपने विरोध करना शुरू कर दिया तो आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। और किस तरीके से अभी पिछले दिनों उनको यहाँ गिरफ्तार किया गया, कितने दिन तक राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में, पहाड़ के व्यक्ति रेगिस्तानी इलाके में उनको जेल में रखा गया काफी समय तक। उसके बाद उनकी जमानत हुई, उनके ऊपर NSA तक लगाया गया। तो ये किस तरीके से सोनम वांगचुक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। लेकिन हाँ, सोनम वांगचुक सरकार के पहले समर्थक रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है और सीधे तौर पर वो समर्थन करते रहे हैं। पर जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, वहां वो सरकार के दुश्मन हो गए। आज ही एक मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था कि ये सरकार, और राज ठाकरे भी कह रहे हैं मीडिया की भूमिका को लेकर, वो कह रहे हैं कि सरकार मीडिया नहीं चाहती, वो इन्फ्लुएंसर चाहती है जो उसके पक्ष में बात करे। हाँ, वो इन्फ्लुएंसर चाहती है और समझिए इसीलिए अब जो तमाम इन्फ्लुएंसर जो सरकार के समर्थक हैं उनको सक्रिय में काफी ज्यादा किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री तो देश भर के 5000 इन्फ्लुएंसर से मिल ही चुके हैं पहले ही कार्यक्रम करके। तो ये तो इन्फ्लुएंसर जो है वो पत्रकार नहीं हो सकता। पहले तो बड़ी बात समझिए ये है, इन्फ्लुएंसर रहेगा, पत्रकार नहीं हो सकता, उसके अंदर गंभीरता नहीं हो सकती। और इन्फ्लुएंसर जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए अभी निर्मा साबुन बेचेगा और कल को उसके पास जो है वो लक्स साबुन का आ जाएगा तो उसको बेचेगा। और मोदी जी का कार्यक्रम बेचना है तो अभी उसे बेच रहा है। सोनम वांगचुक के लिए बेचना होगा तो उसे बेचेगा, सोनम वांगचुक के खिलाफ बेचना होगा तो उसको बेचेगा। तो इन्फ्लुएंसर जो है वो पत्रकार नहीं हो सकता। वहाँ आप जो है पत्रकारी नैतिकता और उस सब की बात भी नहीं कर सकते। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स की बात चल रही तो राज ठाकरे ने बड़ा गंभीर सवाल उठाया। लेकिन समीर जी दिक्कत ये है कि तमाम मीडिया जो है, खासतौर से जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, हम तो उसको कॉर्पोरेट मीडिया ही कहते हैं, गोदी वोदी मीडिया तो खैर क्या होता है। लेकिन ये जो है ये समीर जी एक तरह से कहा जाए पूरी तरीके से देशद्रोह पर उतरा हुआ है। सरकार की आप चापलूसी कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन आप देशद्रोह पर उतर जाएं, आप सरकार से सवाल करने वालों को एंटी नेशनल घोषित करने लग जाएं, उस पर कार्यक्रम करने लग जाएं, उनकी ट्रोलिंग करने लग जाएं, सोशल मीडिया से लेकर के और अपने टीवी चैनलों तक पे, तो इसको लेकर गंभीर सवाल उठते ही है भाई। सरकार के समर्थक रहे सोनम वांगचुक, लेकिन आज मसला यह है कि वो किस मुद्दे को लेकर अनशन कर रहे हैं और आवरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि अब उनका विरोध किया जाए। और रहे होंगे सरकार के समर्थक, लेकिन आज किस मुद्दे पर वो बैठे हुए हैं, लाखों छात्रों से जुड़ा मामला और देश के भविष्य से जुड़ा मामला है। और इसको लेकर अब जिस तरीके से जो ऐलान किया है अमलेंदु जी राहुल गांधी ने, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि कैसे देहरादून में जब सरकार को लगा कि यहां तो लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम मुद्दे चल रहे हैं, तो उनको अनुमति नहीं दी गई। लेकिन बाद में ये वहां पर मंजूरी देनी पड़ी वहां पर कार्यक्रम करने की, रैली करने की। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं 17 जुलाई को, यानी कल, उत्तराखंड में। क्यों आ रहे हैं उत्तराखंड में, ये भी उन्होंने बताया है। उनका एक बार और जोड़ दिया है समीर जी, कल ही न्यूज पॉइंट में हमारे एडिटर इन चीफ राजीव रंजन जी ने ये सवाल उठाया था कि भाई राहुल गांधी जी आप उत्तराखंड जी क्यों जा रहे हैं, ये बताइए पहले। आपके और जगह के कार्यक्रम थे, वहां को निरस्त करके आप उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं। तो हो सकता है राहुल गांधी ने सुना हो या नहीं भी सुना हो, किसी ने उनको बताया हो कि सवाल उठ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से भी स्पष्ट किया है उन्होंने कि क्यों जा रहे हैं देहरादून। ये महत्वपूर्ण सवाल है भी। वो लिख रहे हैं 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों, क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपी सेंटर बना दिया गया है। यूके एसएससी परीक्षा में यहाँ एक सिस्टम बैठ गया है जहाँ पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत से नहीं, अपराधियों के तय किए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे।
कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। जरा सोचिए, एक बच्चे ने सालों तैयारी की, फॉर्म भरा, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया। ये लीक नहीं, ये चोरी है उस युवा के हक की, उसके रोजगार की, उसके भविष्य की। मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से कहता हूं, ये आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। 17 जुलाई देहरादून, आइए छात्रों की गूंज को हुंकार बनाएं। भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। और वो ये अपील की, कल वहां वो पहुंच रहे हैं। आज एक बैठक हो रही है 20 जुलाई से, यानी सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सरकार घिरी तो बहुत है अमलेंदु जी, लेकिन सरकार, सवाल ये है कि वो कैसे ये दिखाए कि हाँ वो किसी के आगे झुक गई है। यद्यपि बाद में फिर इतना झुकना पड़ता है, जो किसान आंदोलन में देखा हमने, बाद में कहना पड़ता सारे रिकॉर्ड तोड़ देने पड़ते हैं। फिर तपस्या में कमी रह गई, तो क्या अभी तपस्या चल रही है? फिर कहा जाएगा तपस्या में कमी रह गई जी, क्या ये है? या फिर आप तय कर चुके हैं जब तपस्या में कमी नहीं रहेगी, अब तो हम हर तरीके अपना लेंगे? तो जिस तरीके के विपक्ष के लोग जो हैं समीर जी तमाम सवाल उठा रहे हैं और जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो वो आशंकाएं भी बेवजह नहीं हैं। बिल्कुल। और जो विश्वास व्यक्त किया जा रहा है कि सरकार बात नहीं करेगी, वो भी बेवजह नहीं है। तो ये समझा जा सकता है। लेकिन आज राहुल गांधी ने इसका थीम सॉन्ग जो है, इनका कार्यक्रम जो है, उसको भी जारी किया है। हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर उस थीम सॉन्ग को दिखा सकते हैं तो वो भी दिखाएं, वरना उनका ट्वीट तो कम से कम दिखाई दिया जा सकता है, जो थीम सॉन्ग जारी करते समय उन्होंने ट्वीट किया। बिल्कुल, एक जो थीम सॉन्ग जारी किया गया है। और आपको बता दें, लगातार कांग्रेस का जो यूथ विंग है, छात्र विंग है, वो देश के तमाम शहरों में छात्रों की गूंज नाम से प्रदर्शन कर रहा है और साथ छात्रों के साथ संवाद कर रहा है, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहा है। और 9 अगस्त को बड़ा एक कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है। तो देखते हैं क्या थीम सॉन्ग जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने। तो देखेंगे उसको, क्या है वो थीम सॉन्ग और क्या कुछ उसमें कहा गया है। लेकिन ये एक बड़ा आंदोलन बन गया है। और जब 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, तो सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत सामने दिखाई पड़ेगी। अभी इस समय भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक, जो सोनिया गांधी के, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के घर पर चल रही है, उस बैठक को लेकर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, बैठक में किन मुद्दों पर बात हो रही है, क्या कुछ चर्चा हो रही है, वो जानेंगे। लेकिन ये जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो या फिर पेपर लीक का मुद्दा हो, जिस तरीके से यहाँ धरने पर बैठे हुए लोग हैं, ये सारे मुद्दे बहुत सरकार के लिए एक परेशानी पैदा करने वाले हैं। अब सरकार की कोशिश होगी कि कैसे भी वो अपने बिल पास कराए, लेकिन बिल पास कराना बड़ा मुश्किल है। सरकार कैसे इंतजाम कर रही है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जो इन मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, वो देखना भी बड़ा अहम है। बिल्कुल समीर जी, वो देखना भी काफ़ी ज़्यादा अहम है कि किस तरीके से मुद्दों से भटकाने की कोशिशें की जा रही हैं और अपने मुद्दे लेकर सामने लाए जा रहे हैं। मतलब ये सरकार जो समीर जी मुद्दों से भटकाने में तो बहुत ज़्यादा माहिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो जिसकी तारीफ है वो करनी चाहिए, ये तारीफ है सरकार की कि मुद्दों से भटकाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। अभी भी भटकाया और एक नया मुद्दा छेड़ा है, उसकी हम लोग बात करेंगे। पहले प्रमोद तिवारी को सुन लेते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। क्या कुछ बैठक में तय बातें होंगी और जो आने वाला जो सत्र है संसद का, मानसून सत्र, उसमें कौन से मुद्दे होंगे प्रभावी, उसको लेकर वो जो बता रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। उन्होंने कहा कि मैं 2006 में जब पार्टी खड़ी कर सकती हूँ तो 26 में भी कर लूंगी। बीजेपी चाहती है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन मैं ऐसी सूरत नहीं बनने दूंगी। और अभिषेक बनर्जी एक शेर की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते। देखिए, ये टीएमसी का आंतरिक मामला है, इस पर ममता जी बोलेंगी, उनकी पार्टी बोलेगी। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, जो नग्न तांडव हुआ है पैसे का, ईडी का, सीबीआई का, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, महाराष्ट्र में, गोवा से जो खेल शुरू हुआ था, तो ये जो कुछ हो रहा है लोकतंत्र के हित में नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और करने वाले भाजपा और उनके दो नेता हैं। मैं नहीं मानता ये शुभ लक्षण है और ये एक संवैधानिक रूप से चुनी सरकार कर सकती है। तो यहाँ जो मुद्दे हैं उसमें ये मुद्दा भी, यानी जो नीट, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर हमने बताया ही आपको कि कैसे देश भर में लगातार वहाँ कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग, यूथ विंग
प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कल भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक ट्वीट किया है, तस्वीरों के साथ दावा किया है उसमें कि 2 लाख से ज्यादा लोग उसमें शामिल थे। बिल्कुल समीर जी, उन्होंने दावा किया है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग जो थे कल उसमें प्रदर्शन में शामिल हुए। उनका ट्वीट है, वो भी हम लोग देखेंगे और बहुत उसमें मतलब उन्होंने विजुअल भी जारी किया। वो विजुअल भी हम लोग देखेंगे, अगर हमारे पास आ जाएगा तो वो हम विजुअल भी जो है ये दिखा देंगे। और वो कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश और सारे मंत्री मिलकर जो है वो भ्रष्टाचार में शामिल हो गए हैं। ये जो है उनका एक तरीके से जो ट्वीट किया है उन्होंने, लिख रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में 2 लाख छात्र एक ही आवाज में कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये देख भी लेते हैं जो उन्होंने वीडियो जारी किया है। और ये लगातार ये प्रदर्शन चल रहे हैं। अब 17 तारीख को कल यहाँ जब देहरादून में ये जब कार्यक्रम होगा, रैली होगी, छात्रों की गूंज जिसमें राहुल गांधी भी जा रहे हैं, तो फिर ये भी एक बताया जा रहा है कि बड़ा कार्यक्रम है और शायद में अनुमति वापस ले ली, लेकिन फिर एक दूसरी जगह पर उनको अनुमति देनी पड़ी। तो क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी और दावा कर रहे हैं 2 लाख से ज्यादा छात्र वहां शामिल हुए हैं, सुन लेते हैं उनको। आज एक मंत्री का विभाग छीन लिया मुख्यमंत्री ने। मामला क्या था? मामला था कि भ्रष्टाचार है। हम बार बार कहते हैं अली बाबा 40 चोर की सरकार है या नहीं है? कोई मंत्री ऐसा, अभी उमंग सिंगार जी ने एक मंत्री की बात की, गोविंद राजपूत की, मैं एक मंत्री ऐसा कोई बता दे कि ये ईमानदार है। पत्रकार बंधुओं, आपको भी कह रहा हूं, कोई एक मंत्री ऐसा हो जो कहे कि मैं ईमानदार हूं, उसी सदन में उसके काले चिट्ठों उसकी पटल पर रख के देंगे हम। सारा तंत्र भ्रष्ट हो गया। अभी बार बार हम ये बात करते हैं तो बीजेपी के लोग कहते हैं इनको तो राजनीतिक आरोप लगाने। एक दैनिक भास्कर अखबार ने स्टिंग किया तबादलों पे। उस स्टिंग में 5 लाख से लेके 15 लाख तक के वीडियो सामने आए। क्या वो 5 तो ये वहाँ भ्रष्टाचार और सारी चीजें, लेकिन ये मुद्दा इस समय है वो ये है कि किस तरीके से जो छात्रों की आवाज है उसको सरकार नहीं सुन रही है। सड़कों पर उतरे हैं, सरकार की नाक के नीचे जंतर मंतर पर लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल इन सब से बेफिक्र दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समझिए, सरकार इन सब से बेफिक्र दिखाई पड़ रही है और अपने काम पर लगी हुई है। इधर ऑपरेशन लोटस जो है वो भी बड़े जोरों शोरों पे समीर जी जारी ही है। और कल ही जो है वो टीएमसी के जो अभी नए चीफ विप बनाए गए थे मदन मित्रा, वो भी चले गए। अच्छा, तो अब क्यों चले जा रहे हैं सभी इसको लेकर? हालांकि महुआ मोहित्रा का कहना है कि परसों ही उन रात में जो था ईडी ने उनकी पत्नी को, उनके 2 बेटों और बहुओं को ईडी का नोटिस दिया, सुबह ही वो पहुंच गए ईडी की शरण में, यानी एक तरीके से। तो इसको लेकर प्रमोद तिवारी इसको लेकर भी समीर जी कह रहे हैं कि क्यों आखिर जो है ममता बनर्जी के लोग टूट के जा रहे हैं। तो ये पूरा ये सुना जाएगा। और अभी मध्य प्रदेश का जो जिक्र कर रहे हैं जीतू पटवारी, अमलेंदु जी, नरोत्तम मिश्रा ने खुलेआम विद्रोह कर दिया, उसके बाद उनके स्वर भी बदल गए और कहा जा रहा है कि उसमें भी ये जांच एजेंसियों की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल समझिए। अच्छा, दावे के साथ, वैसे मैं कुछ बात दावे के साथ कहता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थकों ने जिस तरीके का उत्पाद सड़क पर दिखाया था, मिश्रा जी उसका 1% भी करके और दिखा दें जरा बाहर आकर बीजेपी से, कल मालूम पड़ेगा कहाँ होंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो साफ पता है कि सभी को पता है। लेकिन क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी और किस तरीके से बीजेपी अपने अभियान में लगी है कि जो ज़रूरी उसके हिसाब से अपने जो मनचाहे बिल हैं उनको वो पास करा ले 2/3 बहुमत वाले, वो दूसरी पार्टियों के सांसदों को अपनी मूल पार्टियों से अलग करने में लगी हुई है। प्रमोद तिवारी को सुनते हैं। सामने आई, उन्होंने कहा कि मैं 2006 में जब पार्टी खड़ी कर सकती हूँ तो 26 में भी कर लूंगी। बीजेपी चाहती है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन मैं ऐसी सूरत नहीं बनने दूंगी। और अभिषेक बनर्जी एक शेर की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते। देखिए, ये टीएमसी का आंतरिक मामला है। इस पर ममता जी बोलेंगी, उनकी पार्टी बोलेगी, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, जो नग्न तांडव हुआ है पैसे का, ईडी का, सीबीआई का, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, महाराष्ट्र में, गोवा से जो खेल शुरू हुआ था, तो ये जो कुछ हो रहा है लोकतंत्र के हित में नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और करने वाले
भाजपा और उनके दो नेता हैं। मैं नहीं मानता ये शुभ लक्षण है और ये एक संवैधानिक रूप से चुनी सरकार कर सकती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे दूसरी पार्टियों के सांसदों को वो तोड़ रहे हैं ताकि उनके पक्ष में वो रह सके। और तोड़ कैसे रहे, ऐसा नहीं कि उनकी नीतियों से पेपर लीक और इन सब से प्रभावित होकर लोग अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, बल्कि छोड़ इसलिए रहे हैं कि छापेमारी हो जाएगी, ईडी और सीबीआई पीछे लगी हुई है। लेकिन इन सब के अलावा ये शिक्षा को लेकर अमलेंदु जी, शिक्षा व्यवस्था पर सरकार पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। सवाल ये भी उठते हैं कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सरकारी स्तर पर कितने विश्वविद्यालय बनाए। प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात नहीं हो रही है, वहाँ तो आम आदमी का जो बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय हैं वो बने तो नहीं, लेकिन तमाम विश्वविद्यालयों को तोड़ने का काम ज़रूर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में, वहाँ जब पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार, जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया था। आजम खान ने, वो उनका क्षेत्र था, संसदीय क्षेत्र भी था, वहाँ से वो विधायक भी होते थे। उस विश्वविद्यालय को नोटिस दिया गया है कि 15 दिन के भीतर या तो तोड़ दिया जाए वहाँ के जो व्यवस्था है, व्यवस्थापक हैं, या तो फिर सरकार उनको तोड़ देगी, क्योंकि वहाँ नियमों का उल्लंघन हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है अमलेंदु जी कि नियमों का अगर उल्लंघन हुआ है तो सरकार उसको अधिग्रहित कर ले, सरकारी क्षेत्र में ले ले, अधिग्रहित कर ले, वो तो ठीक है समीर जी। वो जो नोटिस दिया गया है वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी तब बनी, उससे पहले जौहर यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। यानी जब आप पैदा नहीं हुए तो उससे पहले जो है आप जब कर रहे हैं मुकदमा, ये कहा जाए तो ये इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो भी हम देखेंगे, और सुप्रिया श्रीनेत ने भी उस पर अपनी टिप्पणी दी है, उसको भी हम बिल्कुल देखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी क्या लिख रहे हैं। और बड़ा सवाल है, चलिए ठीक है, वो नियमों का मान लीजिए अगर उल्लंघन भी हुआ हो तो उसका तरीका ये है कि आप उसको अधिग्रहित कर लीजिए। आप सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए उसमें लगे होंगे, समीर जी। इसके अलावा अधिग्रहित देश की जनता का पैसा है, और नहीं लगाया तो आप देश की जनता का पैसा बना दीजिए। बिल्कुल, आप वहां विश्वविद्यालय तो ले। इमरान प्रतापगढ़ी लिख रहे हैं कि जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर डीएम कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं है, तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है। वैसे नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, और नहीं है तो क्या करें, सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चला दोगे? नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी नहीं पास होगा, तो क्या सबको जमींदोज कर दोगे? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये भी किसी ऐसी ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए होंगे जहां का नक्शा पास नहीं होगा। शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सभ्य समाज को आगे आना होगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे हैरानी वाली बात यही है कि आखिर वो गलत नियमों का कहीं उल्लंघन किया गया और बताया गया कि उसमें 38 बिल्डिंग्स हैं, तो उनमें कुछ का 30-32 का नक्शा नहीं पास है। 40 में से 38 का पास नहीं है। 40 में से 38 का पास नहीं है, हम कह रहे हैं 40 का पास नहीं है, तो उसको बुलडोज करने के बजाय आप अधिग्रहित कर लीजिए। आपको याद होगा अमलेंदु जी, कितने लोगों के जिनको जो सरकार से के विरोधी बताए जाते थे, उनमें से ना जाने कितने लोगों के बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी उनकी जो इमारतें हैं, कॉमर्शियल इमारतें हैं, उनको सरकार ने जमींदोज कर दिया। अगर गलत थे तो आप उनको अधिग्रहित कर लिए। समीर जी, उत्तर प्रदेश के ही 2 मसले आए। एक का हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि जिस जमीन को मुख्तार अंसारी की बताकर उसे बुलडोज किया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो उस पर जो यूपी का सिंचाई विभाग है वो दावा कर रहा है कि हमारी अपनी है, और वहाँ बुलडोज करके 72 फ्लैट बना दिए गए। तो भैया, अगर आपने मुख्तार अंसारी की ज़मीन थी, आपने उसको बुलडोज किया, तो सिंचाई विभाग उस पर दावा क्यों कर रहा है? पहली चीज़। दूसरा, इसी तरीके से आपको याद होगा कि वो फैजाबाद का एक मामला आया था कि एक वो बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, और उसमें जो थे समाजवादी पार्टी के नेता की का नाम आया, तो उनकी बेकरी पे बुलडोजर चल गया। वो आदमी 2 साल के बाद बाइज्जत बरी हो गया। आपने बुलडोजर चला दिया, गिरा दिया आपने। तो ये क्या? तीसरी बात समीर जी, अभी मैं देख रहा था कि हर रोज़ 25 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो आप बना तो एक स्कूल भी नहीं रहे हैं, गिराने चल दिया आप यूनिवर्सिटी पूरी। तो ये आपका शिक्षा के प्रति है। तभी तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, जिसकी कभी तारीफ कर रहे थे सोनम वांगचुक। तो यही शिक्षा नीति है क्या धर्मेंद्र प्रधान जी की? ये भी सवाल उठता है कि इसी नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में बीजेपी सरकारें काम कर रही हैं कि स्कूल बंद करो, यूनिवर्सिटियां गिराओ।
क्या यही है? तो ये बड़े सवाल उठ प्राइवेट सेक्टर में आप स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो। और खैर सुप्रिया श्रीनेत क्या लिख रही हैं, एक बार उनको भी देखते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है जौहर विश्वविद्यालय को लेकर ही। लिख रही हैं कि जाहिलों की ही जमात एक यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से रौंद सकती है। अरे कुछ गलत है, एक्शन लेना है तो सरकार टेक ओवर कर ले। ढहाने से क्या मिलेगा? सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। यह है इन भाजपाई संघियों की युवाओं के प्रति जिम्मेदारी और गंभीरता। लानत है। तो ये वही बात है कि भाई आप उसको टेक ओवर कर लीजिए, आप उसको क्यों जमींदोज कर रहे हैं? आखिर उससे आपको क्या मिलेगा? लेकिन उससे उनको मिलेगा कि मैसेज देंगे कि आपने जो आजम खान ने जिस यूनिवर्सिटी को बनवाया, जौहर विश्वविद्यालय को, हमने उसको जमींदोज कर दिया। और ऐसे लोग उस पर खुश होंगे जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, इनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। वो खुश होंगे, खुश हो ही रहे हैं। और इधर पढ़ाई लिखाई से हटाकर समीर जी आपने लोगों को जो था वो मंदिर में उलझा दिया। वहाँ भी लूट मची हुई है। अच्छा, अब इतना ही नहीं, वहाँ लूट ही नहीं मची है समीर जी। सुप्रिया श्रीनेत ने ही एक और जो है वो ट्वीट किया है, एक दक्षिण भारत के चैनल का। वो क्लिप तो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उनका ट्वीट हम वो ज़रूर दिखा सकते हैं कि एक भगवाधारी स्वामी जी ने सवाल, पुजारी है, मंदिर के पुजारी, उन्होंने सवाल उठा दिया। ये है वो क्या टीवी डिबेट में एक बीजेपी नेता ने पुजारी राम मूर्ति को चप्पलों से पीट दिया। पुजारी राम मूर्ति ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाया था। पुजारी ने हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के जुलूस में नचवाने पर आपत्ति की थी। ये है हिंदुओं और ढोंगियों में अंतर, वहां कर दिया। और इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ किस तरीके से जिन लोगों ने चढ़ावा दिया है, चढ़ाया है, उन्हीं पे सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष तो और गजब बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन लोगों ने क्या मन से नहीं दिया, भावना से, कुछ अच्छी भावना से दान नहीं, भावना गंदी भावना से दिया होगा। अच्छी, इसका मतलब अच्छी भावना से जो लोग दिए हैं, तो हाँ चाहे लूट बचा लें, कुछ भी कर लें आप। अब ये भावना अच्छी और बुरी, ये महाना, ये नापेगा कौन? महाना जी तय करेंगे। तो महाना जी अच्छी भावना से वहाँ विधानसभा अध्यक्ष बने कि बुरी भावना से बने? क्योंकि अच्छी भावना से तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, कहा तो यही जाता है। अभी भी बनना चाहते होंगे अच्छी भावना से, तो बुरी भावना से विधानसभा अध्यक्ष बने हुए, यही कहा जा सकता है। तो ये समीर जी पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। लेकिन इस चढ़ावा चोरी को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत वो भी कुछ कह रहे हैं, उनको भी हम लोग बिल्कुल सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत। और इस चढ़ावा चोरी को लेकर ये भी बड़ा मुद्दा है। कितना भी उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है बीजेपी आरएसएस सरकार की तरफ से, लेकिन पर्दा डल नहीं पा रहा है, बल्कि एक के बाद एक उसमें नई परतें खुलती चली आ रही हैं। सुनते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं। होनी चाहिए, जिस तरह गोविंद गिरी महाराज जी का भी एसआईटी को जांच करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? क्या ये जो महाराज है ये कानून से ऊपर है क्या? आप जिसका नाम ले रहे हो वो व्यक्ति कोषाध्यक्ष है राम मंदिर ट्रस्ट के, गोविंद गिरी जी, और उनके होते हुए राम मंदिर का कोष, तिजोरी लूट गई है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती। अगर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी है और उनके होते हुए करोड़ों की लूट हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट में ये आया है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। आप कहाँ सोए थे आंख बंद करके? आपकी जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पहरा रखना, चौकीदारी करना, हिसाब किताब करना? मैंने सुना ये महाशय बोलते हैं कि हम पुणे से ऑडिटर भेजते थे। ये पुणे से ऑडिटर भेजने का तो ये किस तरीके से चढ़ावा चोरी का मुद्दा है और वहाँ पर कैसे उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। और से उसकी अमलेंदु जी, ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे इन्होंने भी वहाँ पर चढ़ाया था, तो इसका मतलब पता नहीं अब इन्होंने मन से चढ़ाया था या नहीं, लेकिन गायब तो है, इनका मिल तो रहा नहीं है। गायब तो इनका भी है समीर जी, और गायब तो उनका भी है। वो सिंधी समाज का जो 200 चांदी ईंट है, तो उन्होंने भी मन से नहीं चढ़ाया होगा, है ना? मन से नहीं चढ़ाया होगा, अच्छे मन से नहीं चढ़ाया होगा, तो ये उनका भी गायब हो गया। तो ये गजब तरीके के समीर जी दलीलें जो हैं ये सामने आती रहती हैं इन लोगों की तरफ से। अच्छा, इस पर एक ट्वीट किया है यूथ कांग्रेस ने। क्या लिख रहे हैं सतीश महाना के उसी बयान को लगाकर, और लिखा है कि जिसने श्रद्धा से दान नहीं दिया उनका पैसा चोरी हुआ। श्रद्धा से दान नहीं दिया। सतीश महाना यूपी विधानसभा स्पीकर है। समस्या हल। अब जेब कट जाए तो एफआईआर मत कराइए, अपनी श्रद्धा का केवाईसी अपडेट
अपडेट कराइए। जी, यही सवाल हम लोग पूछ रहे थे कि भाई ये कौन तय करेगा श्रद्धा जो थी वो असली थी कि नकली थी। तो ये अब असली श्रद्धा जो है वो अपना KYC अपडेट कराइए। बहुत तगड़ा जो एक तरीके से कहा जाए व्यंग जो है वो उन्होंने किया है समीर जी, ये यूथ कांग्रेस ने। और इन सारी चीजों से सरकार कैसे लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर शिगुफा छोड़ दिया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। JPC के पास मामला है, लेकिन अचानक से वो फिर पब्लिक डोमेन में आ गया है। पर इसका मकसद क्या है, क्यों ये बातें चर्चाएं हो रही हैं? CPI के सांसद हैं P संतोष कुमार, क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। One nation, one election bill is an anti-democratic bill, so we opposed it. And of course, the BJP is trying to implement it in the monsoon session, but we will continue our opposition. That's an impractical idea, and there is no point in talking about one nation, one election. And कह रहे हैं P संतोष कुमार की वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकतंत्र के खिलाफ है, इसलिए हमने इसका विरोध किया। BJP से मानसून सत्र में लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसका विरोध जारी रखेंगे। ये एक व्यावहारिक विचार है। हमारा देश बहुत विविधताओं वाला देश है, यहाँ कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं और हर राज्य की राजनीतिक संस्कृति और काम करने का तरीका अलग अलग है। वन नेशन वन इलेक्शन को यांत्रिक रूप से लागू करना सफल नहीं होगा और इसे लागू करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए कई कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। कानूनी व्यावहारिक बहुत सारी हैं अमलेंदु जी, लेकिन ना जाने क्यों BJP इसको लाने की कोशिश कर रही है। पर ऐसा लगता है कि हो सकता है ले भी आए, भले ही वो उसका हश्र वही हो जो डिलिमिटेशन विधेयक का हो रहा था, लेकिन चूंकि लोगों से ध्यान भटकाना है और एक तरीके से हर चीज का आरोप विपक्ष के ऊपर डाल देना है, तो ये कोशिशें उसकी कामयाब हो सकती हैं शायद। हाँ बिल्कुल समझिए, इसकी कोशिशें कामयाब हो सकती हैं, लेकिन पता नहीं कि कामयाब होंगी कि नहीं होंगी, ये देखा जा सकता है कामयाब होंगी कि नहीं होंगी। तो ये ठीक समझा जा सकता है समीर जी कि ये कोशिशें अपनी वो करती रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन को भी पास कराने की कोशिश होंगी, डीलिमिटेशन को फिर से पास कराने की कोशिशें होंगी। कहा यह जा रहा है कि डीलिमिटेशन के लिए इंतज़ाम पूरा हो चुका है, आधा दर्जन या 1 दर्जन जो है वही सांसद से बचे हुए हैं। अब पता नहीं क्या है, खबरें इस तरीके से मैनेज की जा रही हैं, तो हो सकता है ये खबरें मैनेज करके जो है जो लंबा बचा हुआ है तो वो मैनेज कर लिया जाए। बहरहाल ये मैनेज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा तो उसको देखा जाएगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, कोशिश कर रही है कि कैसे ये चीजें मैनेज हो। जरूरी बिल जिसको वो चाहती है उसको वो पास करवा ले, लेकिन इधर जो खेल चल रहा है और जिस तरीके से तमाम सबसे इनके पीछे जो कारण है कि जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, पर जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकार बुरी तरीके से इन मुद्दों पर घिरी है, इसलिए घिरी है कि ये मुद्दे लोगों के युवाओं से जुड़े हैं, छात्रों से जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये देश के एक कहा जाए कि उसके भविष्य से जुड़े हैं। एक और बड़ी मुसीबत है जिसकी चर्चा बीच बीच में हो रही है, एथेनॉल को लेकर। अमलेंदु जी, इस समय भयंकर रूप से लोग पीड़ित बताए जा रहे हैं जिनके पास गाड़ियां हैं और कह रहे हैं कि अजीब स्थिति है, हम शिकायत भी कर रहे हैं और उससे शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मुकदमे कायम हो रहे हैं। लेकिन इधर छत्तीसगढ़ से एक जरूर खबर आई है कि वहां एक वहां एक उपभोक्ता अदालत ने जो है आदेश दिया है कंपनी को नई गाड़ी दो। तो अब पता नहीं जमीन उपभोक्ता अदालत पे मुकदमा कायम ना हो जाए क्या होता है। लेकिन घिरी हुई है सरकार और देखते हैं कि किस तरीके से इन तमाम मुद्दों पर वो अपना जो आरोप हैं उनका वो बचाव कैसे करती है। लेकिन ये सरकार की जो संवेदनहीनता है उसको लेकर पूरा देश बड़ा चिंतित है कि 19 दिन से सोनम वांगचुक और तमाम छात्र वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी जान की परवाह भी सरकार को नहीं है। और क्यों नहीं है देखते हैं, हो सकता है कि अब उसको वो सचेत हो जाए, अब उनकी बात सुन ले, इस्तीफा ले या ना ले, कम से कम उनके जो अपने मुद्दे हैं उनको तो सुने, NTA भंग करे ऐसा या कुछ तो कार्रवाई करे। यहाँ तो सरकार अभी तक बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं है, ये समझने को ही तैयार नहीं कि कोई भूख हड़ताल पर बैठा भी है। देखते हैं क्या कुछ होता है, रहेगी इन सब पर नज़र। बने रहिए आप DV लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।